गुड इवनिंग गाइस, मैं सूरज कुमार आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक पर डिस्कशन किया था, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसी को आज आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें आपको बताऊंगा कैलेंडर में जो मैंने बताया था पिछली क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी यूनिट्स होती हैं उसके बारे में चर्चा की थी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें जो बाकी रह गई थी उसी को आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने यूनिट्स में बताया हुआ था डे, सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कैलेंडर की होती है दिन। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था डे हमारे जो दिन होते हैं वो 7 होते हैं, 7 दिन होते हैं, और यही 7 दिन मिलकर बच्चों एक सप्ताह बनता है। तो आगे हम लोगों ने देखा था वीक, सप्ताह। सप्ताह क्या होता है? 7 दिनों का समूह होता है, मतलब 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आगे की जो इकाई है वो हमने देखा था महीने की। बच्चों यहाँ पर मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था सप्ताह और हफ्ता। हफ्ता क्या होता है मैंने बताया था, हफ्ता होता है आपके 8 दिनों का समूह। हफ्ता क्या होता है? जिसमें आपके 8 दिन होते हैं उसको हम बोलते हैं हफ्ता। सप्ताह क्या होता है? 7 दिनों का समूह। यहाँ पर मैंने बताया था सप्ताह में ये सोमवार से स्टार्ट होता है और रविवार पे जाके ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हफ्ता में मैंने बताया था ये सोमवार से स्टार्ट होता है और ये इसी दिन जाकर ख़त्म होता है, मतलब कहीं ना कहीं इसको हम 2 बार काउंट कर लेते हैं। हमने बताया तो हमारे दिन जो होते हैं वो 7 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर सोमवार को हमने दोबारा काउंट कर लिया, इसलिए यहाँ पर 8 दिन हो गए। ठीक है, तो ये हमने बताया था पिछली क्लास में। आगे हम लोग बढ़ते हैं महीने। मैंने बताया था महीने कितने होते हैं? 12। सबको पता होगा जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर पे ख़त्म होता है। ठीक, आगे मैंने डिस्कशन किया था वर्ष। वर्ष में बताया था 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल ईयर। दूसरा होता है आपका अधिवर्ष, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको हम बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं लीप ईयर। यहाँ पर हमने पिछली क्लास में देखा था नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष में आपके 365 दिन होते थे। यहाँ पर आपके 365 दिन हमने बताए थे। यहाँ पर आपको बताया था 366 दिन होते हैं। ये हमने बताया था लीप वर्ष आपका कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद आता है, और साथ ही साथ 8 साल बाद भी। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, कुछ क्वेश्चन भी देखे थे इस पर जो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो हमने 4 ईयर के बारे में डिस्कस कर लिया था कि लीप वर्ष 4 ईयर बाद ही आता है, लेकिन 8 साल बाद कब आता है इसको भी जानना ज़रूरी है। तो 8 साल बाद ये कब आता है तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा, पिछले क्लास में डिस्कस किया था क्वेश्चन, लीप वर्ष कौन सा लीप वर्ष नहीं है, कौन सा एक लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन लिए थे। यहाँ पर 1972,
1700, 1924, डी आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमने बताया था हम लीप वर्ड्स कैसे चेक करते हैं, उसको हम 4 से भाग देते हैं। यहाँ पर जो वर्ड्स हैं इसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया था जिस वर्ड्स में 4 से भाग पूर्णतः चला जाता है उसको हम बोलते हैं, वो हमारा होगा लीप वर्ड्स। जिस वर्ड्स में भाग नहीं जाता है वो होता है आपका सामान्य वर्ड्स, मतलब नॉर्मल ईयर। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 1972 को 4 से भाग करके। तो 4 से भाग देने का नियम हमने बताया था, हम चेक करते हैं अंतिम 2 अंक। अगर अंतिम 2 अंक में 4 से भाग चला जाएगा तो वो वर्ड्स क्या होगा, पूर्णतः 4 से विभाजित होगा। 4 से विभाजित होगा इसका मतलब वो क्या होगा, लीप वर्ड्स होगा। ये चेक करने का नियम मैंने बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम भाग करके देखते हैं। तो भाग करेंगे यहाँ पर तो 72 में 4 से भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ड्स है। ठीक है, आगे देखते हैं 1700। तो क्या इसको भी हम 4 से ही भाग देंगे? तो यहाँ पर 4 से भाग नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है 1700 ये क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। क्या है ये, शताब्दी वर्ष है। तो यहाँ पर हम आगे लिख लेते हैं दशक। दशक क्या होता है, 10 वर्षों का समूह होता है, 10 वर्षों का समूह, जिसे हम बोलते हैं दशक। इसी को इंग्लिश में डिकेड बोलेंगे। आगे आता है शताब्दी। शताब्दी जिसको हम बोलते हैं सेंचुरी। ये शताब्दी क्या होता है, शताब्दी जहाँ पर लास्ट में अंत में 2 जीरो होते हैं, मतलब वो 100 वर्षों का समूह होता है, 100 वर्ष। तो यहाँ पर ये जो 1700 है ये क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो जो शताब्दी वर्ष होता है तो उसको हम 4 से भाग नहीं देते हैं, वहाँ पर हम उसको 400 से भाग देकर चेक करते हैं। किससे भाग देंगे बच्चों, 400 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 1700 को हम 400 से भाग देंगे। अगर ये 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो इसका मतलब ये आपका लीप सेंचुरी वर्ष होगा। क्या होगा, लीप सेंचुरी वर्ष होगा। तो यहाँ पर हम 400 से भाग देते हैं तो ये भाग नहीं जाएगा, ये भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये सामान्य वर्ष होगा। क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है ये आपका होगा 1700। इसका आंसर क्या होगा, 1700 होगा। अब ये 400 साल बाद ही क्यों आता है आपका सेंचुरी लीप वर्ष, 400 साल बाद ही क्यों आता है, इस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पिछले क्लास में मैंने बच्चों बताया था कि जो हमारा एग्जैक्ट टाइम होता है पृथ्वी का जो परिक्रमण समय होता है सूर्य के चारों तरफ घूमने का, वो हमने बताया था 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.57 सेकेंड। तो यहाँ पर हमने बच्चों जब बताया था आपका लीप वर्ष 4 साल बाद आता है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा 12 मिनट जोड़े हुए थे। जब 12 मिनट जोड़ा था हमने तो ये लगभग 6 घंटे बन के तैयार हो गया था। कितना घंटा बना था, 6 घंटे बने हुए थे। तो ये 6 घंटा 4 साल में 24 घंटे बनाए हुए थे। इस पर हमने डिस्कशन किया था। ये 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे बनाएगा। 24 घंटे बनाने का मतलब ये क्या होगा, 1 दिन बना लेगा। इसको हम बोलेंगे 1 दिन। तो ये जो समय होता था 1 दिन, वो 4 साल बाद फरवरी में जुड़ जाता था, तभी यहाँ पर लीप वर्ष 366 दिन होते थे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था हमने एक्स्ट्रा 12 मिनट जोड़े थे।
मैंने पहली क्लास में बताया था आप कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके वो उसका एक प्रभाव पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा हमने 12 मिनट जोड़े हैं तो ये 1 साल में कोई इतना प्रभाव नहीं डालेगा, 2 साल में नहीं डालेगा, लेकिन यहाँ पर जब हम सेंचुरी की बात करते हैं तो इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। हम देखते हैं यहाँ पर 100 साल में कितने मिनट होंगे, 1200 होंगे, 200 साल में 2400 मिनट, 300 साल में 3600, 400 साल में बच्चों कितने मिनट बन जाएंगे, ये 4800 मिनट। कितने मिनट बन जाएंगे, 4800 मिनट। ये आपका एक्स्ट्रा समय है जो आपने यहाँ पर जोड़ा था, अपने मन से जोड़ा हुआ था, तो ये एक्सेस टाइम है, ये कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। तो इसको हम दिन बनाते हैं, कितना दिन आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम दिन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे। घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 60 से भाग देंगे तो ये आपके 80 घंटे बन के तैयार हो जाएंगे। 80 घंटे बन जाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, दिन में बनाएंगे। तो हमको पता है एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं, तो ये लगभग हमारा 3 दिन 8 घंटे एक्स्ट्रा समय बन के तैयार होगा। तो यहाँ भी हम लगभग 3 दिन को ही लेते हैं। ये 3 दिन क्या हो गया, एक्स्ट्रा समय हो गया। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर अपने मन से 12 मिनट जोड़ा हुआ था, तो इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट हम किस तरीके से करते हैं, हम सेंचुरी ईयर में ही करते हैं। 100, 200, 300, 400। यहाँ पर एडजस्ट हम बच्चों किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर पहली सेंचुरी में हम 1 दिन माइनस कर देंगे, ये एडजस्ट हो जाएगा। फिर 2 दिन बचे, दूसरी सेंचुरी में यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे माइनस करके। तीसरे में भी क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर टोटल समय आपका एडजस्ट हो गया 3 दिन का। ये आपका यहाँ पर 400 सालों में क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा 400 साल में एडजस्ट हो गया, तो इसी को हम ले लेते हैं, इसी को हम ले लेते हैं कि हमको पता चला यहाँ पर 400 साल में लीप शताब्दी वर्ष होता है। तो यही एक रीज़न है यहाँ पर बच्चों, 12 मिनट जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ा था वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा 3 दिन बनाएगा, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये 400 साल बाद इसीलिए जो है शताब्दी लीप वर्ष आता है। तो यहाँ पर मेन रीज़न यही है। तो इसको हम किससे चेक करेंगे, जो भी हमारा शताब्दी वर्ष होगा उसको हम बच्चों चेक करेंगे 400 से भाग देकर, तभी हमको पता चलेगा वो सामान्य वर्ष है या फिर अधिवर्ष है। तो यहाँ पर हम और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं 1900, क्या ये आपका सन 1900 क्या ये आपका सामान्य वर्ष है या फिर अधिवर्ष है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा लास्ट में 2 जीरो हैं, इसका मतलब ये शताब्दी वर्ष है। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। 400 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये टोटली 400 से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब ये क्या होगा, सामान्य वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा अधिवर्ष। क्या होगा, अधिवर्ष होगा। तो इसको हम भाग देकर देखते हैं, तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा। अगर भाग नहीं जाता है तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा सामान्य शताब्दी वर्ष होगा। क्या होगा, सामान्य शताब्दी वर्ष होगा। क्या होगा बच्चों, ये सामान्य शताब्दी वर्ष होता है। तो यही एक रीज़न होता है जो मैंने बताया था, जो हमारे लीप वर्ष आते हैं वो 4 साल और 8 साल बाद। अब ये 8 साल बाद कैसे आएंगे ये हम जानते हैं, कहीं ना कहीं इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, ये तो हमारा सामान्य शताब्दी वर्ष है, मतलब इसमें आपके कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। अब इससे पहले का अगर हम लीप वर्ष लेते हैं, इससे पहले का लीप वर्ष लेंगे तो वो आपका होगा 1896। क्या होगा, 1896 होगा। ठीक है,
क्या यहाँ पर 4 साल बाद ये लीप वर्ष है? तो ये 4 साल बाद लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पर ये 1900 क्या है, सामान्य शताब्दी वर्ष है। तो इसके भी 4 साल बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा लीप वर्ष आएगा। तो हमने लिखा यहाँ पर 1904, तो इसको हम किससे चेक करेंगे? इसको हम 4 से भाग देकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर अंतिम 2 अंक आपके विभाजित हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये लीप वर्ष है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं ये आपका लीप वर्ष नहीं है। अगर ये लीप वर्ष नहीं है तो इनके और इनके बीच का कितने वर्ष का अंतर हुआ? तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर 8 वर्ष का अंतर हुआ। मतलब लीप वर्ष आपका यहाँ पर कितने वर्ष बाद आया है? 8 वर्ष बाद आया है। इसीलिए मैंने बोला था लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आते हैं? 4 साल व 8 साल बाद। तो यहाँ पर हमने बेसिक चीज़ें सारी जान ली। लीप वर्ष कितने साल बाद आते हैं? 4 साल बाद व 8 साल बाद। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जानेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑड डे, विषम दिनों की गणना कैसे होती है, क्योंकि ये सारा चैप्टर जो है विषम दिनों पर ही बेस्ड है। अगर हम विषम दिनों की गणना सीख लेते हैं तो आपके लिए चैप्टर आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज, विषम दिनों की गणना। विषम दिनों की गणना। विषम दिन क्या होते हैं बच्चों? सबसे पहले हम ये जानेंगे विषम दिन क्या होते हैं। तो हमने बताया था एक सप्ताह में आपके कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं आपके। तो यहाँ पर हम जितने भी दिन होंगे उसको पहले सप्ताह बनाएंगे। सप्ताह बनाने के बाद में जो दिन बचेगा उसी को हम बोलेंगे विषम दिन। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैंने बोला 7 दिन, 7 दिन में आपके कितने विषम दिन होंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सप्ताह बनाएंगे। सप्ताह बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? पहले हम इसको 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर एक बार में पूरा भाग चले जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा और यहाँ पर ये 0 बचेगा। शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। जो शेष होता है उसी को हम विषम दिन बोलते हैं। मतलब सप्ताह बनाने के बाद में जो शेष बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलते हैं। विषम दिन बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा 7 दिनों में एक सप्ताह बना हमारा और यहाँ पर कोई भी दिन आपका एक्स्ट्रा नहीं बचा, कोई भी दिन आपका शेष नहीं बचा। यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं इसको। अब आगे बात करते हैं हम 15 दिन। 15 दिन में आप विषम दिन निकालिए। कैसे निकालेंगे? 7 से भाग देंगे, उसके बाद में जो बचेगा उसी को हम बोलेंगे विषम दिन। तो यहाँ पर देखते हैं कितने सप्ताह बनते हैं। तो 2 सप्ताह आपके बनेंगे और एक दिन आपका बच जाएगा। एक दिन आपका कैसे बचेगा उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर 7 से हम भाग करेंगे 15 को, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। एक दिन आपका ये बचेगा। मैंने बताया था एक दिन जो शेष बचता है उसी को हम बोलते हैं विषम, उसी को बोलते हैं विषम दिन। तो यहाँ पर हमको पता चला एक दिन आपका एक्स्ट्रा बचा, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब बात करते हैं हम 28 दिन की। तो 28 दिन में कितने दिन विषम आपके बनेंगे? तो इसको भी हम 7 से भाग देंगे, सप्ताह बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये 4 सप्ताह आपके पूरे बन जाते हैं और 0 दिन आपके विषम बनते हैं। 29 दिन, 28 या 29 दिन ये आपके फरवरी के हैं। फरवरी में 28 या 29 ही दिन होते हैं। इसको विषम बनाना सबसे अनिवार्य है क्योंकि आगे जो कैलकुलेशन होगी वो इसी पर बेस्ड होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 सप्ताह
और एक दिन आपका एक्स्ट्रा बचता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 30 दिन की। 30 दिन में क्या होगा, आपके 4 सप्ताह और 2 दिन विषम होंगे। 31 दिन पर आपके 4 सप्ताह और 3 दिन आपके शेष बचेंगे। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं 365 दिन पर। 365 दिन में आपके कितने दिन विषम होंगे, तो यहाँ पर हम भाग देंगे 7 से, पहले सप्ताह बनाएंगे तो आपके 52 सप्ताह बनेंगे। आप इसको चेक कर सकते हैं, 52 सप्ताह बनेंगे और आपके एक दिन शेष होगा, आपका एक दिन शेष होगा, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब 366 की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 52 सप्ताह और 2 दिन विषम होंगे। कितने होंगे, 2 दिन विषम होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा, जो हमने एक्स्ट्रा शेष दिन देखे थे उसी को हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमने शेष दिन यहाँ पर देखा था सप्ताह बनाने के बाद में, इसी को हम क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, विषम दिन बोलेंगे। तो मुझे लगता है आपको विषम दिन निकालना आ गया होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन है 200 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। 200 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो इसकी कैलकुलेशन आप लोग करिए। मैं यहाँ समझाता हूँ कैसे निकालेंगे विषम दिन। पहले हम क्या करेंगे, इसको 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग दीजिए आप, 7 दूनी 14, बचेगा 6, 0 उतार लेंगे हम, 7 56, 4 ये शेष दिन हैं आपके, इसी को हम क्या बोलेंगे, विषम दिन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 दिन। 200 दिनों में कितने दिन विषम होंगे बच्चों, तो आपके 4 दिन विषम होंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। मैंने बोला 800 दिनों में कितने सप्ताह होंगे। 800 दिनों में कितने सप्ताह होंगे, तो इसको हम सप्ताह बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 एकम 7, 3 यहाँ पर हो जाएगा 0, 7 चौको 28, मतलब आपके 114 सप्ताह बने और 2 दिन आपके विषम यहाँ बने। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 800 दिनों में कितने सप्ताह होंगे, तो आपका जो आंसर होने वाला है वो है 114 सप्ताह। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी पर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन है 500 दिनों में सप्ताहों व विषम दिनों के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है 500 दिनों में सप्ताहों व विषम दिनों के बीच का अंतर क्या होगा।
तो यहाँ पर 500 दिनों में हम इसको देखते हैं कितने सप्ताह बनते हैं। तो हम सप्ताह बनाने के लिए 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर बच्चों भाग करिए, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, यहाँ पर 0, 7 एकम 7, मतलब 3 दिन बचे आपके। तो ये आपके सप्ताह हो जाएंगे, ये आपके सप्ताह होंगे, 71 सप्ताह बनेंगे और 3 दिन आपके विषम होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सप्ताहों व विषम दिनों के बीच का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर हम 71 से 3 घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 68। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, 68 दिन होंगे। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 68 होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखा सन 1927 में कितने विषम दिन होंगे। तो आप लोग इसको निकालिए बच्चों, इसको आप निकालिए। हाँ, तो आप लोगों ने निकाल लिया होगा। इसको कैसे हम निकालते हैं, यहाँ पर कितने विषम दिन होंगे। तो सन 1927 ये आपका वर्ष है। वर्ष मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सामान्य वर्ष, दूसरा होता है आपका अधिवर्ष, नॉर्मल ईयर या फिर लीप ईयर। तो यहाँ पर हम पहले चेक करेंगे ये आपका सामान्य वर्ष है या फिर आपका ये अधिवर्ष है। तो ये कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से अगर भाग चला जाता है तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, लीप वर्ष होगा। नहीं जाता है तो ये सामान्य वर्ष होगा। तो यहाँ पर क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा भाग, तो इसका मतलब ये क्या है, सामान्य वर्ष है। क्या है ये, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष है, इसका मतलब यहाँ पर 365 दिन होंगे। तो हम 365 दिनों को क्या करेंगे, सप्ताह बनाएंगे। उसके बाद में सप्ताह बनने के बाद में जो दिन आपके बचेंगे वही आपके विषम दिन हो जाएंगे। तो इससे पहले हमने यहाँ पर निकाला था 365 दिन में कितने सप्ताह बने थे आपके, 52 सप्ताह, और 1 दिन आपका एक्स्ट्रा, 1 दिन विषम बना था। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा 1 दिन। क्या होगा आंसर बच्चों इसका, 1 दिन हो जाएगा। तो हम अगर यहाँ पर सन दिया है तो सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे कि वो आपका सामान्य वर्ष है या अधिवर्ष है। फिर उसके बाद में उसमें देखते हैं कितने दिन होते हैं। विषम दिनों की गणना जो मैंने बताई थी वो दिन पर ही निकाली जाती है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे उसमें कितने दिन होते हैं। यहाँ पर सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसको हम सप्ताह बनाएंगे। उसके बाद में जो दिन बचेंगे उसी को हम बोलते हैं विषम दिन। तो यहाँ पर हमने देखा 1 दिन आपका शेष बचा, उसी को बोलेंगे विषम दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, हमने ले लिया 1824 में कितने विषम दिन होंगे। तो यहाँ पर 1824 में हम चेक करेंगे ये आपका सामान्य वर्ष है या फिर अधिवर्ष है। तो यहाँ पर कैसे चेक होगा, इसको हम 4 से भाग देंगे। अगर 4 से भाग चला जाएगा तो इसका मतलब ये लीप वर्ष होगा, अधिवर्ष होगा। तो यहाँ पर अंत के 2 अंक देखते हैं, तो 24 आपका 4 से भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये लीप वर्ष होगा। क्या होगा, लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष का मतलब यहाँ पर कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। कितने होंगे बच्चों, 366 दिन होंगे। तो 366 दिनों में हमने जब विषम दिनों की गणना की थी तो उसमें हमने बताया था इसमें कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, और आपके 2 दिन
एक्स्ट्रा बचते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं विषम दिन। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो होगा 2 दिन। कितने दिन विषम होंगे? 2 दिन होंगे। तो मुझे लगता है आपको विषम दिनों की गणना आ गई होगी कैसे की जाती है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे जो रियल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करते हैं। अब आपका जो कैलेंडर होता है वो पूर्णतः स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला है डिफरेंट डेट सेम मंथ सेम ईयर। दूसरा टाइप आपका है सेम डेट डिफरेंट मंथ सेम ईयर। तीसरा टाइप है आपका सेम डेट सेम मंथ डिफरेंट ईयर। चौथा टाइप है आपका डिफरेंट डेट डिफरेंट मंथ डिफरेंट ईयर। यहाँ पर आपके डेट भी डिफरेंट होगी, मंथ भी डिफरेंट होगा और ईयर भी आपका डिफरेंट होगा। इसके बाद में रैंडमली डेट दे देगा, रैंडमली डेट ईयर के साथ में दे देगा और यहाँ पर पूछेगा इस दिन कौन सा दिन है। जैसे कि बात करते हैं 15 अगस्त 1947 दे देगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। 6 टाइप है आपका रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर, रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर। तो ये 6 टाइप के क्वेश्चन आपके मेन एग्ज़ाम में बनते हैं बच्चों। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास में। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। धन्यवाद।